आता है। अभी स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैं जो बात करूंगा, मैं वो लेवल 1 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेवल 1 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी क्रॉस 100 इन मॉक्स या 110 इन मॉक्स। मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग के कुछ 1 मिनट में। ये वो बच्चे हैं जो अभी भी बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, जिनके 100 से 110 मार्क्स भी अभी मॉक में आ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं बैठा हूं मोटिवेट करने के लिए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि नो वेयर यू स्टैंड, अभी तुम खड़े कहां हो, ये पता होना जरूरी है। जब तक ये चीज दिल में मन में नहीं उतरेगी कि आप खड़े कहां हो, तब तक सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कर पाना मुश्किल है जब तक आपको यही नहीं पता कि आप हो कहां, आप स्टैंड कहां कर रहे हो। यही हमें नहीं मालूम कि हम अपने आप को स्टैंड कहां कर रहे हैं, तो फिर हम लाख डेडिकेशन लगा लें, लाख स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लें, उससे कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि आज की डेट में हम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। इतने सवाल कर लूंगा, 10,800 सवालों की किताब आती है तो बात बन जाएगी, नहीं। चेज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी के पीछे भागो, गुणवत्ता के पीछे भागो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मेक टफ थिंग्स ऑन प्रायोरिटी। बड़े कमाल की चीज है कि जब हम मुश्किल चीजों को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो इससे होता क्या है, हम क्या करते हैं, आसान चीजों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, आसान आसान चीजें कर ली। अब आसान चीजें करें या मुश्किल, दिमाग तो थकता ही है। जब हम उसके बाद मुश्किल चीजों पे जाते हैं तो हम उसके अंदर अपने आप को इन नहीं रख पाते, हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग आसान चीजों से थक चुका है। तो जब आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, यही अंतर है एग्जाम में, पेपर देने में हमें क्या करना है कि प्रायोरिटी पे आसान सवाल रखने हैं। लेकिन जब हम घर पे तैयारी कर रहे हैं तो हमें टफ चीजों को प्रायोरिटी पे रखना है, अपने आप को उस लाइक बनाना है। एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी 3 महीने की। तो वो प्रॉपर प्लानिंग में 4 से 5 मिनट में बताता हूं कि आपको क्या करनी चाहिए, किस तरीके से आप दिसंबर वाले सीजीएल को टारगेट करके 160 से 170 स्कोर ला सकते हो। उसमें हम बात करके फटाफट हम टॉपिक पे आ जाएंगे। आज की क्लास का टॉपिक है किसी भी फैक्टोरियल्स में पावर निकालना, उस पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। जो सवाल पेपर में आए कुछ वो बताएंगे कब कब आए, शून्य की संख्या निकालना सीखेंगे, और आज की क्लास में 2 सवा 2 घंटे में और 1-2 टॉपिक पढ़ के इसको खत्म करेंगे। बीच बीच में आपसे बात भी होगी, आपके कमेंट भी पढ़ूंगा। अभी मैंने कोई कमेंट आपका नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास हमारा जो टारगेट है अब 3 महीने में वो यही है कि हम किसी भी तरीके से प्री के अंदर 170 180 स्कोर करें। इसके लिए 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, एक मैथ्स, एक इंग्लिश, एक जीएस, एक रीजनिंग। ये हमारा काम है, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, जो 3 महीने में हमें टारगेट बनाना है, ठीक है। मैथ्स में मैं 2 ही बातें कहूंगा कि मैं पेपर तक इतना पढ़ा दूंगा, पेपर तक इतना पढ़ा दूंगा, यानी कंप्लीट पढ़ा दूंगा और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि मैथ्स में मैं ये मान के चलता हूं कि 50 नंबर बहुत आसानी से बच्चा ले जाए। कोई बच्चा ऐसा है जो क्लासेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, तो मैं सुबह, तो मैं 2 चीजें पढ़ा रहा हूँ। एक तो मैंने कहा आपको मैथ्स में जो टारगेट रखना है वो ए टू जेड क्वांट बैच रखना है, जो बहुत बेसिक और बहुत आराम आराम से चल रहा है। अगर आप अगले साल के लिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये उनके लिए है, उनकी टेंशन है जो अभी पेपर देने वाले हैं दिसंबर में, ठीक है। तो ए टू जेड क्वांट काफी है। इसके अलावा आप चाहो तो मेरी सुबह 8 से 9 जो फ्री प्रैक्टिस क्लास है, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 साल के करा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि अगर आप चाहो तो ये काम खुद से भी कर सकते हो। आप अगर मेरे साथ नहीं प्रैक्टिस करना चाहते तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से में यही होता है कि बच्चे करते नहीं है और चीजें पेंडिंग होती चली जाती हैं। यहाँ गारंटी है कि आप इस बहाने सुबह 8 बजे जग जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है हमेशा इन फ्री क्लासेस का। मुझे लगता है मैथ्स में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं अगले साल पेपर देना है और अगले साल वो कुछ भी सीखना चाहता है और उसको और भी किसी क्लास में आना है या और भी किसी सब्जेक्ट्स के लिए कोई कोर्स लेना है, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा 2 नंबर लिखता हूँ, फटाफट से लिख देता हूँ। इन नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप बात कर सकते हैं। बट मैथ्स के लिए इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती। मैथ्स के लिए इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए टू जेड क्वांट मैथ सफिशियंट है। मैं इसकी क्लासेस थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करके आधा घंटे ऊपर नीचे इसकी क्लासेस भी एक दिन करके और लंबी लंबी लेके आने वाला हूँ, 2.5 घंटे 3 घंटे तक, ताकि हम जल्दी से इसके बाद फटाफट फटाफट टॉपिक निपटाएं, ठीक है। अब क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी और बढ़ाऊंगा। आप नहीं देख पाते, आपकी प्रॉब्लम है कि आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते एक जगह, ये आपका इशू है, हमारा नहीं, ठीक है भाई। कमेंट आगे बढ़ा देना। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या करना है। जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, जैसे लाइक कोई मेरी क्लास में पढ़ रहा है अकेडमी पे सुबह 8 से 10, मैंने उन बच्चों को टारगेट दिया है कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए मेरी किसी क्लास में आ रहे हो, किसी भी टीचर की किसी भी पेड क्लास में जा रहे हो, तो आप ये टारगेट मान लो कि आपको 20 से 30 बुक है उस क्लास के बीच में याद करनी है। 20 से 30 बुक है। अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आज के ट्रेवलिंग में मैं 30 से 40 बुक याद करके घर लौटूं। यानी आपको वो कैब अपने खाली टाइम में याद करनी है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वो कैब सुन के याद कर सकते हो, पॉसिबल है। कई लोगों को ऐसा होता है कि रात को देर से नींद आती है तो कान में हेडफोन लगा के किसी भी सुरीली सी आवाज में आप
वोकैब की क्लास चला के याद कर सकते हो। ये तो मैंने वोकैब के लिए बता दिया। पर डे का ये टारगेट होना चाहिए। दिसंबर तक मैं पूछूंगा, मैं 15 दिन बाद ये पूछूंगा कि 15 दिन के हिसाब से तुम्हारी 15 या 45, 450, 500 नई वोकैब याद हुई या नहीं। ऐसा नहीं है जो याद हो उन्हीं को रिवाइज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करने की सोचना। और ऊपर से मैं ये कहूंगा, रोज जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, वैसे मैक्सिमम लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं उनकी इंग्लिश वीक है, मैं इनके लिए कहूंगा कि आप एक सेक्शनल इंग्लिश का मॉक टेस्ट रोज लगाओ। सेक्शनल इंग्लिश ये कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है, अनअकैडमी पे भी है, कहीं भी जहां आपको मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता और आपके पास कोई एमबी पब्लिकेशन या कोई भी और किताब है जिसके अंदर 25-25 के सेट है, तो लेटेस्ट 4 साल का रोज एक सेट लगाना है इंग्लिश का। लेटेस्ट एक सेट रोज लगाना, लेटेस्ट एक सेट रोज लगाना, ये मैंने रोज का काम बता दिया। जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ या हो गया है, तो वो नोट से रोज रिवीजन भी अपना रखेंगे कि 1 आवर रिवीजन करें, या 1 आवर प्रैक्टिस उनकी टॉपिक वाइज चल रही है कि आज मैं नाउन की प्रैक्टिस करूंगा 1 घंटे, तो मैंने क्या किया, आधा घंटे में नाउन्स के रूल रिवाइज किए। तो 1 से 1.5 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए भी देना है, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए भी रोज आपको देना है, ठीक है। और इस हिसाब से ये बनाना है कि 3 महीने में इंग्लिश कंप्लीट लगने लगे आपको। आपको लगता है कि मैं 1.5 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाता, तो इसको 1.5 से 2 घंटे कर लेना, लेकिन इतना काम करना है इंग्लिश में, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाने के लिए इसलिए बोला है ताकि आपको क्लोज टेस्ट भी बीच में आए, कॉम्प्रिहेंशन भी बीच में आए, सारी चीजें कर पाए। अब बात आ जाती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता स्पेशल, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और उस टॉपिक का एक वीडियो देख लेंगे लाइव। आपको डाइस के सवाल नहीं आते, अलग से देखिए। जिनका एसएससी निकलता है उनको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनका निकलता है उन्हीं को पढ़ती, जिनका निकलता नहीं, जिन्हें कुछ आता ही नहीं। रीजनिंग बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है, जन्म से जब हम पैदा हुए थे तब से हमें रीजनिंग आती है। इतना बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग। फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं आता, डाइस नहीं आता, सिलोजिज्म नहीं आता, जो भी है, तो आप, बहुत सारे चैनल है, हमारा खुद का लर्निंग हब चैनल है, वहां पे जाके आप किसी भी एक टॉपिक का वीडियो देख के वो टॉपिक खत्म कर सकते हो। बाकी आपको मैं 1 महीने का टारगेट देके जा रहा हूँ। 1 महीने बाद फिर पूछूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी रीजनिंग का, जब आप 25 क्वेश्चन करने लगेंगे तो हो सकता है 25 मिनट से शुरुआत हो, 25 मिनट से शुरुआत हो, लेकिन जब मैं 1 महीने बाद मिलूंगा तो मैं चाहूंगा 15 से 16 मिनट ये टाइम आ जाए। 16 मिनट, यानी आप 1 महीने में 30 सेट लगा लें रीजनिंग के, और वो भी लेटेस्ट लगाएं, लेटेस्ट प्रैक्टिस। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई टॉपिक नहीं आता तो उस पर टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज रोज 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, जितने भी लगा सकते हैं लगा के, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 1। आपको ये 25 मिनट का टाइम 15 से 16 मिनट पे लेके आना है। अगर आप ले पाए तो आप सिलेक्शन के करीब हो, वरना जैसे पहले थे वैसे अभी भी गरीब हो, अगर ये नहीं करोगे तो। इसके बाद मैंने कहा जीएस बच गई, तो जीएस में मैं थोड़ा अलग से अगले पेज पे बता देता हूँ, फिर फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। क्या करना है 3 महीने के टारगेट्स में? आज से अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ना। करंट अफेयर का टारगेट हमने बनाया कि हम नवंबर में पढ़ेंगे और 1 साल का करंट पढ़ेंगे। उस वक्त बहुत सारे टीचर्स के वीडियो आएंगे और वो सब टीचर्स बताएंगे 1 साल का कंप्लीट करंट रिवाइज करो, एक एक दिन की 6 घंटे की मैराथन में कंप्लीट करंट रिवाइज। तो उस वक्त हम 1 साल का करंट पढ़ लेंगे, और करंट सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस भी लगाएंगे। अगर कोई टीचर प्रैक्टिस करा रहा होगा उस वक्त, मैं बोल दूंगा 1-2 को तो बात करके कि वो प्रैक्टिस करा दे, नहीं तो फिर हम एक और कोई किताब भी आती है स्पीडी करंट, वो नवंबर में ही करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे, नवंबर में ही करेंगे, क्योंकि तभी फायदा है। यानी आज से करंट बन, 3 महीने तक करंट कब करेंगे? नवंबर में, पेपर से 10-15 दिन पहले, ठीक है। और बहुत टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा, 20 घंटे मैक्सिमम है पूरा करंट याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो ये हम नवंबर में ही देंगे, अभी से नहीं, ठीक है। अभी से क्या करेंगे? अभी से हमने अगर पॉलिटी पढ़ ली है पूरी, तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जैसे घटना चक्र की किताबें आती हैं, एसएससी की प्रीवियस ईयर, पीसीएस की दोनों, तो इससे हम सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि खाली पढ़ना काफी नहीं है। हर बच्चे को जीएस समझ में आ जाती है, सबको आ जाती है। अगर पढ़ने से सॉल्यूशन मिल गया होता, जीवन सफल हो गया होता, तो आज सास बहू का झगड़ा खत्म हो गया होता। क्योंकि सास लगातार सालों से रामायण और महाभारत पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, लेकिन फिर भी सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिलेबस खत्म करने से काम नहीं चलेगा। आपने पढ़ लिया, जब तक प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन आपका नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं। आप पेपर में सवाल आते हैं, बच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है, ये होगा, ये होगा, ये, ऐसे 3 ऑप्शन होते हैं उसके दिमाग में, तीनों ही मुझे तो सही लग रहे हैं, क्या करूं? चलो चौथा लगा देता हूं जो बिल्कुल गलत था। कोई एक देखना था, 3 एक जैसे लग रहे थे, गलत हो गया सब। अब वो जय माता दी का जमाना नहीं है कि 1 2 3 जय माता दी, ये सही हो गया। पूरा बहुत पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यही सेम चीज आपको हिस्ट्री के साथ करनी है, यही सेम चीज इकोनॉमिक्स के साथ करनी है। ये 3 तो पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी का सार, मैं पहले से ही कह चुका हूं आपको कि एनसीईआरटी का सार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी किताब से जो आपको लगता है कि मार्केट में आती है, एनसीईआरटी की किताब के लिए साइंस फॉलो कर सकते हैं। और साइंस फॉलो के साथ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी, वो बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है वो काम का है नहीं। क्योंकि साइंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, साइंस को समझना बहुत जरूरी है। और अब इतना वक्त नहीं है कि हम साइंस की कोचिंग में 3 महीने खराब कर दें, 3 महीने तक साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं। कोई भी नोट्स या एनसीईआरटी का सार, सार में क्या होता है कि सब कुछ कवर हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अभी 1 महीने का टारगेट देके जा रहा हूँ, 1 महीने का बहुत लंबा चौड़ा टारगेट नहीं दे रहा, 1 महीने का टारगेट दे रहा हूँ कि एक तो साइंस खत्म कर लो, एनसीईआरटी का सार कहीं से भी जहां से मिले वो, या कंप्लीट नोट्स किसी के मिले तो ये साइंस खत्म कर लो, और एक पॉलिटी पूरी रिवाइज करके
घटना चक्र के सारे सवाल प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो, ये 1 महीने का टारगेट है, बाकी अगले महीने बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। इस महीने 2 चीजें दी हैं, साइंस P/Q। अगर इसके अलावा टाइम बच जाए तो